करें, शुरुआत करें। एक तो आप लोग जो पढ़ रहे हो, शनिवार और रविवार के पेपर देखे या नहीं देखे? देखो, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो परीक्षाओं के पेपर देख लेना। और जिन्होंने ज्योग्राफी इंडिया भी पढ़ी है, इंडिया कितने जिन्होंने पढ़ रखी है मेरे से? आपने पढ़ी है? और पीछे क्वेश्चन देखे पेपरों में? नहीं देखे? क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा थोड़ा एक बार। अभी भी शरीर में दर्द है, ठीक है, और इसलिए अभी इतना, ठीक है। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन एनालिसिस करके बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस वजह से पूछा है। और अगर साइंस वालों का जीके छोड़ दे तो ज्योग्राफी पेपर के साथ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी का जो पेपर था उसके साथ जीके के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। साइंस वाला तो इजी आया था कल, ज़्यादा टिपिकल नहीं था। लगा क्या किसी को टफ? देखे आए? जीके तो ठीक था ना, ज़्यादा टफ नहीं था। तो एक तो ध्यान रखना कि क्वेश्चनों का जो नेचर है वो बदल दिया है। मतलब आप जिनकी थोड़ी बहुत पढ़ने की आदत है, एक क्वेश्चन ही बता देता हूं जिसमें तराई को लेकर क्वेश्चन पूछा था ज्योग्राफी इंडिया का, और उसमें भाबर के नीचे पंकिल भाग। अब पंकिल शब्द का अर्थ मुझे पता है कि ये बैठे हुए इसमें से किसी को पता नहीं है ना भाई? भाबर तराई तो मैंने पढ़ा है। अब उसने क्या किया, इंग्लिश में तो मार्श लिखा हुआ है, मार्शलैंड। इंग्लिश मीडियम वाले को दिक्कत नहीं है, जिसको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले को दलदल या जो मार्शी लैंड होती है उसको पंक कहते हैं, ये पता नहीं। और उसने ज्योग्राफी में पंक मतलब कीचड़ होता है, दलदल या कीचड़ को पंक कहते हैं। उसने ज्योग्राफी की प्योर टर्म डाल दी हिंदी के ऑप्शन में कि भाबर के नीचे का पंकिल भाग। अब पंकिल पढ़ने वाले के मुझे पता है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने शब्दों की जानकारी होगी। और शब्दों की जानकारी या नहीं है तो प्रश्न यहाँ पढ़ाया हुआ है, उत्तर आपको आता है, लेकिन मैं यहाँ क्लास में आके दोबारा समझाऊंगा कि इसमें ये पूछा था और इसका उत्तर ऐसे था। अरे सर, मुझे तो ये पता ही नहीं चला। ठीक है, तो एक तो चीज़ ध्यान रखनी है कि आप पढ़ोगे तो ही होगा काम। मेरे पढ़ाने से होगा, लेकिन समझा सकता हूं मैं। दूसरा, क्वेश्चनों में उन्होंने क्या किया है कि कथन और कारण के क्वेश्चन डाले। तो कथन और कारण में जिसको रीजनिंग आती है उसको ये पता है कि पहला कथन है तो कारण में कोई संबंध है या नहीं है, कथन कारण की सही व्याख्या करता है कि नहीं करता। तो पहले जितनी भी हम जीके पढ़ रहे थे उसमें केवल इतना पढ़ते कि भाई लिख दिया कि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो कौन सा सबसे लंबा? अभी पढ़ाया ना मैंने 2 दिन पहले, इसलिए पूछ रहा हूं। 793 किलोमीटर भी लिखवाया है। NH 52, 48 और 58 पढ़ा है ना। इसमें सबसे लंबा NH 52 संगरूर पंजाब से प्रारंभ होकर अकोला कर्नाटक तक, ठीक है। भारत का सबसे लंबाई, राजस्थान का पूछ रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ रहा है कि आप साल भर से मेहनत भी कर रहे हो और नहीं समझोगे तो उत्तर राइट नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक पढ़ाया उसमें जितना मैंने पोर्शन पढ़ाया है 100% क्वेश्चन रजिस्टर से। ज्योग्राफी का मैंने प्रैक्टिकल का बेस भी पढ़ाया था, तो 99% क्वेश्चन, ठीक है। अब ज्योग्राफी का आपको नॉलेज नहीं होगा। ज्योग्राफी में मानचित्र दे रखे थे, एक कैडेस्ट्रल मैप जो भू संपत्ति का होता है, दूसरा टोपोग्राफिकल मैप होते हैं,
तीसरे एटलस मैप होते हैं और चौथे अपने दीवारी मानचित्र होता है। उसने क्या किया कि मापनी के आधार पर इनको बढ़ते क्रम में सजाइए। अब बच्चे को पहले तो मापनी याद रखनी है, ये पता हो कि कैडेस्ट्रल मैप की मापनी कौन सी है, टोपोग्राफिकल मैप की मापनी कौन सी है। तो एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन, एक तो 4 तो मैप का क्या है ये पता हो, फिर इनकी स्केल याद हो। एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन थे, मतलब आपको लगता है कि क्वेश्चन 150 आए, और उसको मैंने एनालिसिस किया ना, तो उन 150 में से जिस व्यक्ति को लगभग 400-500 उत्तर आते हैं वो 150 क्वेश्चनों को कर पाता है। मतलब एक क्वेश्चन में पहले एक ही उत्तर होता था, अब एक क्वेश्चन में 5 जानकारियों के बाद एक उत्तर सही हो रहा। डरा नहीं रहा हूं, पेपर अभी मैंने एक बार पूरा समझा दूंगा, ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमने कर लिया था राजस्थान में ट्रांसपोर्टेशन, अभी नए टॉपिक पर बात कर रहा हूं, ठीक है। 1, 2 और 3, ठीक है। जो ये पढ़ रहे हैं उनको तो पता है, मैं पढ़ाता हूं तो ये दोपहर में भी आ जाते हैं, ठीक है, और मैं दोपहर में ही आता हूं, ठीक है। अब छुट्टियां पड़ जाएगी मेरी। शुरू करें नया टॉपिक, हेडिंग डाल दो, राजस्थान में खनिज संसाधन। राजस्थान में खनिज संसाधन, मिनरल्स इन राजस्थान। राजस्थान में खनिज संसाधन, ठीक है। इधर देखें, एक तो राजस्थान के खनिज संसाधन जो है, उस खनिज संसाधन में हम खनिज संसाधन जो है उसमें हम पहले जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट में खनिजों के बारे में क्या क्या चीजें उस पर बात करूंगा, फिर कैटेगरी के आधार पर धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज राजस्थान में कौन से कहां पर मिलते हैं उस पर बात करूंगा। तो एक तो राजस्थान में खनिजों की बात करें तो राजस्थान में प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी, अरावली। अरावली पढ़ाते वक्त मैंने बताया था किस युग की है, आर्कियन युग से। मतलब विश्व की प्राचीनतम अगर कोई चट्टानें हैं तो वो भी राजस्थान में है, क्योंकि अरावली हमारे पास विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। वहां से लगाकर हमारा पूर्वी मैदान, जिसका मैंने निर्माण लिखवाया था प्लिस्टोसिन काल में। आप पीछे का नहीं पढ़ते हो इसलिए मुझे याद दिलवाना है, नहीं तो आपके दिमाग से निकल जाता कि सर ने प्लिस्टोसिन लिखवाया था। यानी कि राजस्थान में पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात जो सर्वप्रथम चट्टानें बनती है, वहां से लगाकर अभी वर्तमान में जो नवजीवी कल्प है, प्लिस्टोसिन के बाद के होलोसिन कल्प तक की चट्टानें। और खनिजों का संबंध किससे, चट्टानों से। खनिज किससे, चट्टानों से तो निकलते हैं। तो ध्यान रखना कि राजस्थान में आर्कियन से लगाकर नवजीवी कल्प तक की चट्टानें पाए जाने के कारण राजस्थान में कुल 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जिस राज्य में खनिजों की अत्यधिक विविधता होगी उसको हम क्या कहेंगे, अजायब घर। तो एक तो परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है। अब कथन कांड में बनाएगा, इसलिए यहां तक मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि प्रश्न देगा कि राजस्थान, पहला कथन दे दिया, राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहलाता है। कारण दे देगा कि राजस्थान में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती। तो कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है। नीचे लिखेगा कि राजस्थान में आर्कियन से लगाकर वर्तमान युग तक की चट्टानें पाई जाती है, तो कारण भी क्या है, सही। क्योंकि जितनी विभिन्न युगों की चट्टानें होगी खनिजों की उतनी ही अधिक विविधता होगी। तो पहली लाइन
एक क्वेश्चन तो फैक्चुअल पूछे तो ये कि राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 81 प्रकार के। राजस्थान में खनिजों की अत्यधिक विविधता के कारण राजस्थान को खनिजों का क्या कहा जाता है? अजायब घर। राजस्थान में खनिजों की विविधता क्यों है? तो उसका कारण राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम आर्कियन युग से लगाकर नवजीवी या प्लिस्टोसिन और होलोसिन कल्प तक की चट्टानें पाई जाती है और इस कारण खनिजों की अत्यधिक विविधता है। ध्यान रहे 81 प्रकार के जो खनिज है उसमें से हमारे यहां एक्सप्लोरेशन जो हो रहा है, यानी कि जो खनिज निकाले जा रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? 58। तो दोनों फैक्चुअल क्वेश्चन। राजस्थान में खनिजों कितने प्रकार है? 81। राजस्थान में कितने खनिजों का उत्पादन होता है? 58 प्रकार का। फिर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान भारत का खनिजों की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है। राजस्थान का खनिजों के भंडार में, राजस्थान भारत में सबसे ज्यादा खनिज कहां पर? झारखंड में। और झारखंड का छोटा नागपुर का पठार खनिजों का अत्यधिक भंडार रखने के कारण इसे खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो राज्य में सर्वाधिक खनिज कहां पाए जाते हैं? झारखंड। दूसरा स्थान किसका है? तो राजस्थान का। तो परीक्षा में यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि राजस्थान का खनिजों की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान। झारखंड के पश्चात दूसरा बड़ा खनिजों का भंडार रखने वाला राज्य। खनिजों का भंडार तो सेकंड नंबर पर है, लेकिन उत्पादन में पहले नंबर पर झारखंड, दूसरे पर उड़ीसा और तीसरे पर कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान खनिजों के भंडार में दूसरा स्थान रखता है, लेकिन प्रोडक्शन में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। तो झारखंड और उड़ीसा के पश्चात तीसरे नंबर पर कौन सा है? राजस्थान। खनिजों की अगर हम कैटेगरी देखें तो एक तो जिनमें धातुएं पाए जाते हैं उनको धात्विक कहते हैं, जिनमें मिनरल धातु नहीं है, मेटल नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? अधात्विक, नॉन मेटेलिक। तो अगर राजस्थान में सबसे बड़ा खनिजों का भंडार अगर किसी के पास है तो झारखंड के पास खनिजों के भंडार में दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का कितना स्थान है? 3 स्थान। लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि भारत में सर्वाधिक अधात्विक खनिजों का भंडार किसके पास है? राजस्थान। राजस्थान नॉन मेटेलिक मिनरल के लिए पहले नंबर पर। फैक्ट वापस बोल रहा हूं, जितने फैक्ट हैं, एक तो राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों की संख्या 81। कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है? 58। राजस्थान में विभिन्न युगों की चट्टानों के कारण राज्य में खनिजों की अत्यधिक विविधता होने के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। फिर खनिजों के भंडार में झारखंड के पश्चात दूसरा स्थान, उत्पादन में झारखंड और उड़ीसा के पश्चात तीसरा स्थान, और अधात्विक खनिजों के भंडार और उत्पादन में पूरे भारत में पहले स्थान पर है। एक बार इतने फैक्ट लिखवा दूं, फिर आगे बात करता हूं। हेडिंग डाल दो, राजस्थान में खनिज या खनिज संसाधन। लिखे राजस्थान में कुल टोटल 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जिसमें से 58 प्रकार के खनिजों का राजस्थान में कुल 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, राजस्थान में आर्कियन से लगाकर प्लिस्टोसिन, आर्कियन से लगाकर प्लिस्टोसिन ब्रैकेट में लिख दो,
विभिन्न युगों की, डिफरेंट एजेस, ये जियोलॉजिकल एज है। आर्कियन से लगाकर प्लीस्टोसीन युग या विभिन्न युगों की चट्टानें पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है। अतः खनिजों की अत्यधिक विविधता के कारण, खनिजों की अत्यधिक विविधता, डाइवर्सिटी, अत्यधिक विविधता के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, राजस्थान खनिजों के भंडार में झारखंड के पश्चात, राजस्थान खनिजों के भंडार में झारखंड के पश्चात दूसरा स्थान तथा उत्पादन में झारखंड एवं उड़ीसा के पश्चात तीसरा स्थान रखता है। झारखंड एवं उड़ीसा के पश्चात तीसरा स्थान रखता है। नोट करके लिखो, राजस्थान अधात्विक खनिजों का नॉन मेटेलिक, राजस्थान अधात्विक खनिजों का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक एवं भंडार रखने वाला राज्य है। ओके, आगे देखें। एक तो मैंने आपको शुरू से कहा है कि जो भी हम लिख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिख रहे हैं, ठीक है। और इसलिए आपसे कहीं जीके के अलावा सब्जेक्ट पेपर में पूछे कि खनिजों के प्रकार कितने, तो खनिज 2 प्रकार की, बाकी आप किताब पढ़ोगे तो खनिजों को 3 भागों में विभक्त किया हुआ मिल जाएगा, एक धात्विक, अधात्विक और ईंधन। लेकिन हमारे यहाँ एनसीईआरटी ने जो अभी चलती है उसमें खनिजों को 2 भागों में विभक्त कर रखा है। पहला धात्विक और दूसरा अधात्विक। धात्विक खनिजों को 2 भागों में विभक्त कर रखा है, एक लौह और दूसरे अलोह, यानी कि आयरन और नॉन आयरन। यहां पर अधात्विक खनिजों में पहला ईंधन और दूसरा अदर, अन्य, यानी कि ईंधन को छोड़कर बाकी जितने भी है उनको अदर्स में डाला हुआ। तो एक तो खनिज कितने प्रकार के, 2, धात्विक और दूसरा अधात्विक।
जनरल साइंस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि धात्विक खनिज क्या है। तो धात्विक खनिजों से तात्पर्य वह खनिज जिसमें चमक का गुण हो। किसका गुण हो? चमक का। जिसमें तन्यता हो, मतलब इलास्टिसिटी, जिसका तार बनाया जा सके। पहला गुण क्या है? चमक। दूसरा क्या है? तन्यता, इलास्टिसिटी हो। तीसरा विद्युत का सुचालक हो। क्या कहलाएगा? धातु। जनरल साइंस वाला भी तो पूछ सकता है कि निम्न में से धातु की विशेषताएं हैं। तो एक तो चमक का गुण हो, इसके बाद उसमें तन्यता का गुण हो, और उसके साथ साथ उसमें विद्युत प्रवाहित हो सकती हो या विद्युत का सुचालक हो। यह धातुएं दो प्रकार की, एक लोह और दूसरी अलोह। यानी कि लोह धातुएं वह धातुएं जो चुंबक के प्रति आकर्षित होती, अलोह धातुएं वह धातुएं जो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होती है या उसमें लोहांश नहीं पाया जाता। जिसमें आयरन का पार्ट होता है वो सारे के सारे लोह धातुएं होगी, जिनमें आयरन का पार्ट नहीं है उनको क्या कहेंगे? अलोह धातु। तो एग्जामिनर की इच्छा हो जाए, ज्योग्राफी का ये पेपर था ना लैब असिस्टेंट का, उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सारा अप्लाइड पूछा है। मतलब ज्योग्राफी को जीके से कनेक्ट करके सब्जेक्ट में पूछा हुआ, जीके वाले में ज्योग्राफी को कनेक्ट करके पूछा हुआ। तो अप्लाइड सब्जेक्ट है, तो इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे ज्योग्राफी का नहीं है, साइंस का है, लेकिन पूछ लेगा। परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी लोह धातु है या नहीं है, तो लोह धातुएं वह धातुएं जिनमें क्या पाया जाता है? लोहांश पाया जाता है। एक लाइन याद रखनी है, में टंगस्टन कॉलोनी में रहता हूं। ठीक है, सारी लोह धातुओं के नाम आ चुके हैं। में मैग्नीज लोह धातु है, टंगस्टन लोह धातु है, कोबाल्ट और क्रोमियम लोह धातु है। कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके लिए? कैंसर के उपचार में। रेडियोथेरेपी जो होती है ना, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। एक तो कोबाल्ट और क्रोमियम, इसके बाद लो फॉर लोहा, और इसके बाद नी फॉर निकल। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन सी लोह धातु हैं, तो मैग्नीज, टंगस्टन, कोबाल्ट, क्रोमियम, लोहा और निकल, इनको छोड़कर जितनी भी धातुएं वो सारी कौन सी है? अलोह धातुएं। अलोह धातुएं के नाम बताओ। नंबर 1 सोना, नंबर 1 चांदी, नंबर 3 सीसा, नंबर 4 जस्ता, नंबर 5 तांबा, बेरिलियम, एल्यूमिनियम या बॉक्साइट, इसके बाद जर्कोनियम। नाम सुन रखा है जर्कोनियम? लिखवाया भी होगा मैंने शायद। किस धातु को सामरिक धातु कहा जाता है? स्ट्रेटेजिक। यानी कि जितने भी हमारी मिसाइल्स वगैरह होती है उनके वारहेड, परमाणु रिएक्टर के अंदर का खोल जिस धातु का होता है उसका नाम है जर्कोनियम। तो एक तो लोह धातु है कौन सी, और अलोह धातु है कौन सी। इसके बाद खनिज का दूसरा प्रकार कौन सा? अधात्विक। वह खनिज जो भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब उनको आप तार के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो विद्युत के कुचालक होते हैं, क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कितने प्रकार के? तो एक ईंधन खनिज और दूसरा अन्य खनिज।
ये जीके में नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि अब आपसे कथन कारण के प्रश्नों में ये सारी चीजें, नहीं तो मैं सीधा लिखवा दूं कि राजस्थान में यहाँ लोहा मिलता है, यहाँ कोयला मिलता है, यहाँ ये मिलता है। लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि अभी तक जो आप पढ़ के आए हो ना, जितना पढ़ के आए हो, वो अगर मैं इसको 100 में से नंबर दूं तो ये इतना ही है। और मैं आपको हर क्लास में ऐसा दिला दूंगा, क्योंकि अभी तक हमने जो एकेडमिक्स किया है, हमने कभी इन चीजों को पढ़ते वक्त सोच के पढ़ा ही नहीं। मतलब सोच के पढ़ते तो प्रश्न उठते, और प्रश्न उठते तो समाधान मिलते। बहुत सारी चीजें हमारे खुद के घर में काम आ रही। मैंने जनरल साइंस में बताया होगा कि क्या पूछ लिया था आरएस मेंस में 2 नंबर का, बीपी मापने का यंत्र, स्फिग्नोमेनोमीटर। तो घर में पड़ा रहता है, लेकिन हमें जानकारी थोड़ी लेनी। ठीक है, तो एक बार जनरल ये धात्विक और अधात्विक खनिज लिखवा देता हूं, और उसके बाद एक एक राजस्थान में जो जो खनिज मिल रहे हैं उस पर डिटेल में बात कर रहा हूं। लिखे, खनिज 2 प्रकार के, खनिज 2 प्रकार के। खनिज 2 प्रकार के। नंबर 1 धात्विक, नंबर 1 धात्विक। लिखें, धात्विक खनिज वह खनिज होते हैं, धात्विक खनिज वह खनिज होते हैं जिनमें चमक, तन्यता एवं विद्युत की चालकता होती है, विद्युत की चालकता होती है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। धात्विक खनिज 2 प्रकार के, धात्विक खनिज 2 प्रकार के। नंबर 1 लौह खनिज, नंबर 1 लौह खनिज। लिखे, वह खनिज जिनमें लौहांश की मात्रा होती है, सॉरी वह धातुएं लिखना, खनिज मत लिखना। वह धातुएं जिनमें लौहांश की मात्रा होती है, जिनमें लौहांश की मात्रा होती है। लौहांश की मात्रा होती है। एग्जाम्पल, मैग्नीज, मैग्नीज, कोबाल्ट, कोबाल्ट, क्रोमियम, क्रोमियम, लोहा, टंगस्टन, लोहा लिखा, टंगस्टन, और लास्ट निकल, निकल या निकिल। याद करने के लिए लाइन लिखनी है तो लिख दो। कॉलोनी में स्क्वायर, को में स्क्वायर कर देना, ताकि को में 2 है, कोबाल्ट और क्रोमियम। मैं टंगस्टन कॉलोनी में रहता हूं।
ठीक है। नंबर 2, अलोह धातुएं। एक तो लोह धातुएं और दूसरी अलोह धातुएं। खनिज लिख दो तो भी चलेगा, केवल सीधे एग्जाम्पल लिख दो, उसके ठीक विपरीत जिसमें लोहांश नहीं होगा वो क्या हो जाएंगे, अलोह धातुएं। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल में लिख दो, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, बेरिलियम, बेरिलियम और जर्कोनियम, जर्कोनियम। जर्कोनियम के नोट करके लिखना चाहो तो लिख दो, यह सामरिक धातु है, स्ट्रेटेजिक मिनरल। जर्कोनियम सामरिक धातु है, स्ट्रेटेजिक मिनरल। ये सीधा जनरल साइंस का अच्छा क्वेश्चन बनता है कि किस धातु को सामरिक धातु कहा जाता है। जर्कोनियम को सामरिक मतलब सैनिक दृष्टि से, मतलब परमाणु रिएक्टर, परमाणु पनडुब्बी बनाना है या मिसाइल के जो वारहेड होते हैं वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो ये धातु लगभग 1000 से 1500 डिग्री टेम्परेचर में भी नष्ट नहीं होती है, उच्च गलनांक रखती है, और उसकी वजह से इसका उपयोग वारहेड में किया जाता है, मिसाइल बनाने में किया जाता है। और मिसाइल और ये सब किस में, सुरक्षा, सुरक्षा को इंग्लिश में स्ट्रेटेजिक, और स्ट्रेटेजिक को हिंदी में क्या कहेंगे, सामरिक। देखो मैं जो शब्द बोल रहा हूं ना, वो शब्द उन विषय के बोल रहा हूं, शब्द नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। मैं लिखवा रहा हूं, तन्यता लिखवा दिया, तन्यता मैंने समझाया इलास्टिसिटी मतलब खिंचाव, क्योंकि मैं समझा सामान्य शब्दों में रहा हूं, लेकिन लिखवाते सब तो मेरी भाषा विषय की है, तो विषय की भाषा ही प्रश्न में आएगी। प्रश्न में भी वही भाषा आएगी, जैसे पंकिल डाल दिया। मुझे पता है कि जिन्होंने पुरानी बेसिक जो ज्योग्राफी पढ़ी उनको तो पता है कि सविंदर सिंह ने पंक लिखा है, कीचड़ नहीं लिखा है, लेकिन नई पीढ़ी है उसको तो पता ही नहीं है। उनको दलदल कहो तो भी पूछेंगे दलदल क्या है, तो कीचड़ समझाना पड़ता है उनको। लेकिन परीक्षा के पेपर में वैसे शब्द नहीं आते, और प्रश्न समझ में नहीं आया तो आपको याद है तो भी उत्तर सही नहीं होगा। और इसलिए भाषा मजबूत करनी है, और भाषा तभी मजबूत होगी जब खुद पढ़ोगे। मेरे विषय में तो मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाते वक्त जो बच्चा आता है उसको कितना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज नंबर 2 लिखें, वह खनिज जो भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। भंगुर मतलब बिखरने वाले, जो भंगुर प्रकृति के होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं, तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। यह 2 प्रकार के अधात्विक खनिज, 2 प्रकार के। नंबर 1 ईंधन खनिज। ईंधन, एग्जाम्पल बोल दूं ईंधन के, कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल। कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, ये तो नाम सुन रखे हैं। इसके बाद यूरेनियम, कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। इसके बाद खनिज तेल जिसको हम पेट्रोल कहते हैं।
खनिज तेल लिख दिया। इसके बाद यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम, थोरियम, थोरियम, थोरियम और इल्मेनाइट, यूरेनियम, थोरियम और इल्मेनाइट, यूरेनियम, थोरियम और इल्मेनाइट। ठीक है, तो जनरल साइंस में भी पूछे कि कौन कौन से परमाणु खनिज है, तो तीनों के नाम तो याद हो, क्योंकि यूरेनियम का नाम तो हमें याद हो जाता है, लेकिन थोरियम में हम विश्व का 93% भंडार रखते हैं, लिखवाया ज्योग्राफी इंडिया में। केरल के तट पर पाए जाने वाली मोनोजाइट बालू या रेत, जिसमें थोरियम पाया जाता है, और थोरियम भारत विश्व के थोरियम भंडारों का 93% रखता है, 93%। लेकिन थोरियम आधारित हमारे पास न्यूक्लियर प्लांट नहीं है, अभी तक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई। इसके बाद अन्य खनिज, नंबर 2 अन्य खनिज। अन्य खनिज में 4-5 नाम लिख दो। जिप्सम, चूना पत्थर, रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस। इसके पीछे क्या लिखेंगे हम? आदि लिखेंगे कि इत्यादि लिखेंगे? भाई इसके बाद और हैं तो क्या लिखेंगे? इत्यादि लिखना। 2 एग्जाम्पल के बाद लिखोगे तो आदि लिखोगे, और 2 से अधिक है तो इत्यादि लिखना है। हिंदी में ध्यान रखना है, इत्यादि। शायद आपने भेजे थे मुझे प्रश्न लिख के, माधुरी। हाँ, जिस किसी का भी नाम हो, मेरे नाम मेरे पास जो आया था, तो इन्होंने क्वेश्चन लिख के मुझे RS मेंस के भेजे थे। तो एक तो सबसे बड़ी खूबी इनके लिखने की कि इनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। 90% बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है, हम लिख रहे हैं, मैं लिख रहे हैं कि मैं लिख रहे हैं, पता नहीं है। चाहिए लिख रहे हैं कि चाहिए लिखना है, नहीं पता है। तो कम से कम उसमें आपकी समस्या नहीं है। लैंग्वेज सही लिखते हो ग्रामेटिकल दृष्टि से, ठीक है, लेकिन मेंस की जो भाषा होनी चाहिए, जब हम सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज में लिखते हैं तो उसको कंटिन्यूटी में चाहिए। हम क्या करते हैं, RS में तो चल जाता है पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, स्कूल एजुकेशन में चल जाता है, कॉलेज एजुकेशन में, मगर जब सिविल सर्विसेज में हम लिख रहे होते हैं भाषा, तो एक लेख की तरफ लगनी चाहिए। जैसे लेख होता है ना, उसमें 1, 2, 3 नहीं होता है, कंटिन्यूटी होती है भाषा की। निबंध जो लिखते हैं, तो क्वेश्चन में हमें हर क्वेश्चन में जो शुरुआत है उसमें क्वेश्चन की क्या भाषा उसको देना है, सेकेंड पैराग्राफ में मैटर को देना है, और थर्ड में ऐसा नहीं, इसको क्रिटिसाइज करना है, मतलब समालोचना करनी है। ये है लेकिन ऐसा भी हो सकता है, तब जाके प्रश्न के उत्तर सही माने जाते हैं। मतलब 1, 2 और 3 पार्ट में उत्तर लिखने पड़ते हैं। आपने दूसरा पार्ट लिखा है, पहला नहीं है, तीसरा भी नहीं, ठीक है। तो मैं उन क्वेश्चनों पे चर्चा करके बता दूंगा, जब उधर बैठा हुआ हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और भी कोई लिख रहा हो, देखो मेरे से पूछोगे तो मैं बता दूंगा किसी भी विषय का। मैंने आपको शुरू से कह रखा है कि गणित छोड़ के मेरे से कुछ भी पूछोगे तो मैं उस विषय में आपको जितनी भी जानकारी चाहिए दे दूंगा। गणित मुझे नहीं आती है तो मैं बात नहीं करता, बाकी कोई भी विषय पूछोगे, हिस्ट्री पढ़ के आ रहे हो कि हिस्ट्री में सर कैसे करना है, पॉलिटी पढ़ रहे हो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, सब मैं बता दूंगा। इन्होंने लिखा, मुझे पता है कि नहीं, और हर विद्यार्थी को लिखते वक्त ये लगता है कि नहीं हाँ मैंने लिखा है और मैंने पूरा लिखा है, लेकिन जो एग्जाम की अप्रोच है, डिमांड है, वो हम पूरी नहीं कर पाते, ठीक है। तो एक तो जितना मेरे से पूछोगे उतना मैं बता दूंगा, वैसे पूछते नहीं हो,
मैं मेरी तरफ से कोशिश तो करता हूं कि जितना हो सके उतना मैक्सिमम जाए, लेकिन परीक्षाओं के नए, जैसे आप कोई क्वेश्चन पढ़ के आए भूगोल का, पढ़ते तो होंगे ना घर पे, नहीं समझ में आया ना, आपसे गलती होगी, क्यों हुई मैं बता दूंगा। क्या आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास सारा नॉलेज है, लेकिन प्रश्न गलत हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि आपको समझ में नहीं आया। तो समझ में नहीं आने के पीछे का कारण क्या? जब ये समझ में आने लग जाएगा तो परीक्षाओं में प्रश्न गलत नहीं होंगे। और राइट करने से ज्यादा परीक्षा में महत्वपूर्ण है प्रश्नों को गलत नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। आप प्रश्नों को गलत नहीं करना सीख जाओगे तो तैयारी होने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा। तैयारी है, प्रश्नों को सही करना आता है और गलत नहीं करना नहीं आता, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब जो आता है उसी को करके आना। यहां पर खनिजों के प्रकार हो गए। अब एक एक खनिज पर बात कर रहा हूं। नंबर 1 हेडिंग डाल दो, लोहा। राजस्थान के संदर्भ में पहले खनिज पर बात कर रहा हूं, लोहा। ठीक है। अब देखो, एक तो लोहा जिन चट्टानों में पाया जाता है उन चट्टानों का नाम है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। किन चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टान। भारत में जितना भी लोहा पाया जाता है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों पाया जाता है। और धारवाड़ कर्नाटक का एक जिला है। धारवाड़ जो लोहा उत्पादन, और उसी के नाम पर भारत में जहां जहां लोहा पाया जाता है उन चट्टानों का नामकरण क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टान। लोहा कितने प्रकार का होता है, या लोह अयस्क कितने प्रकार का होता है? 4। एक मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट, और चौथा सीडेराइट। लोहा कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ध्यान रहे, सर्वश्रेष्ठ लोहा मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा, जिसमें लोहांश की मात्रा मोर देन 72% होती। लोहांश की मात्रा कितनी? मोर देन 72। हेमेटाइट लोहा जिसमें लोहांश की मात्रा 60 to 70। लिमोनाइट में लोहांश की मात्रा 40 से लगाकर 60। सीडेराइट में लोहांश की मात्रा लेस देन 40 होती है। परीक्षा में आप तो प्रश्न पूछ सकता है कि लोहांश की मात्रा के आधार पर लोह अयस्क का सही क्रम है, तो पहले नंबर पर मैग्नेटाइट, दूसरे पर हेमेटाइट, तीसरे पर लिमोनाइट और चौथे पर सीडेराइट। ध्यान रहे, भारत की बात करें या राजस्थान की बात करें, मैग्नेटाइट बहुत कम है, नहीं के बराबर है। जम्मू कश्मीर में थोड़ा बहुत मिलता है, बाकी भारत में कहीं पर भी मैग्नेटाइट नहीं है। थोड़ा कर्नाटक में मिल जाता है। भारत मैग्नेटाइट का आयातक देश है। हम मैग्नेटाइट लोह अयस्क को ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं। हमारे पास सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लोह अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट। भारत लोह अयस्क का निर्यातक देश है। भारत में लोहे की कोई कमी नहीं है। हम ईरान को, मैंने पहले भी बात की थी कि हम उधर इनको अनाज देते हैं, लोह अयस्क देते हैं, और बदले में हम पेट्रोल ले रहे थे ईरान से, और इसलिए अब पूछ सकता है। तो एक तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लोहांश भारत में पाया जाता है? हेमेटाइट प्रकार का। लिमोनाइट जो होता है वो पीले रंग का लोह अयस्क होता है। हवा के संपर्क में आते ही वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, और इसलिए इसका भी उत्पादन नहीं के बराबर होता। सीडेराइट यानी कि लोहांश की मात्रा इतनी कम होती है कि उसको भट्टियों में लाके गला के लोहा प्राप्त करना मूर्खता है, क्योंकि लोहा जो है वो इतनी महंगी धातु नहीं है। अगर इतनी मात्रा सोने की होती तो वो बहुमूल्य हो जाता, लेकिन लोहा ज्यादा महंगा नहीं होने की वजह से सीडेराइट जो है वो केवल मिट्टी के रूप में काम आता है, ब्रिक्स बनाने के काम आता है, और किसी में भी उपयोग में नहीं आता है। तो परीक्षा में पूछे कि कौन सा लोह अयस्क जिसका उत्पादन नहीं होता है? सीडेराइट का। सीडेराइट एक मिट्टी की तरह,
फिर आपको जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोहे की कमी की बीमारी कहलाती है भारत की महिलाओं में पाए जाने वाली सामान्य बीमारी एनीमिया। लोहे की कमी की बीमारी क्या कहलाएगी? एनीमिया। आयरन और फॉलिक एसिड स्कूलों में इसीलिए देते हैं। भारत में सबसे बड़ी समस्या है जो हमारा जो रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन है क्या? आयरन। और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। और इसलिए जैसे ही शरीर में आयरन की कमी होगी तो शरीर के अंगों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमें लगेगा कि कभी तो माइग्रेन हो रहा है, कभी लग रहा है कि नहीं शरीर में कोई हमारे पास किसी भी प्रकार की शक्ति है नहीं। इसके पीछे के कारण क्या है? आयरन की कमी। और इसलिए मैंने शायद पहले भी बात की होगी कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय अभियान चला रखा है एनीमिया मुक्त भारत। क्यों? और इसलिए सरकार जो है वो स्कूलों में एक गुलाबी गोली और एक ब्लू दोनों गोलियां देती है। किस लिए? कि एनीमिया मुक्त भारत करने के लिए। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप सामान्य रूप से जीवन जीना चाहते हो तो महिलाओं में सामान्यतः हीमोग्लोबिन का रेंज जो है वो 11 तक आइडियल माना जाता है, पुरुषों में 13 तक आइडियल माना जाता है। तो जब हम हमारे घर पर मेहंदी गलाने के लिए लोहे की कढ़ाई का उपयोग कर सकते हैं तो सप्ताह में 2 बार खाना बनाने के लिए आयरन की अगर कढ़ाई का उपयोग करेंगे तो हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी नहीं होगी। और भारत सरकार बड़े पैमाने पर जो पैसा खर्च कर रही है उसका ऑब्जेक्टिव हम घर से ही कर सकते हैं पूरा। और इसलिए ध्यान रखना है कि कम से कम अगर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं तो सप्ताह में 2 बार लोहे की कढ़ाई का उपयोग किया है तो आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी। आयरन की कमी नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होगी। हीमोग्लोबिन अधिक होगा तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, और ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो शरीर स्वस्थ रहेगा। परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोहमयता की बीमारी, यानी कि शरीर में आयरन की मात्रा अधिक है, हीमोग्लोबिन जा रहा है 18, 19, 20, ये भी तो बीमारी है। तो परीक्षा में पूछे कि लोहमयता की बीमारी को कहा जाता है तो लोहमयता की बीमारी को इंग्लिश में कहा जाता है सिडेरोसिस। लोहे की अधिकता की बीमारी को क्या कहते हैं? सिडेरोसिस। और विश्व में सिडेरोसिस से पीड़ित एकमात्र जनजाति है जिसका नाम है बंटू। ये स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी पढ़ने आते हैं उनको लिखवाता हूं। बंटू जनजाति जो अपने घर पर जो पीने के बर्तन है पानी के वो भी किसके? लोहे के। खाने की थालियां भी किसकी? लोहे की। लोहे की कढ़ाई, तो उनकी अर्थव्यवस्था में सारे बर्तन किसके? लोहे की। और उसकी वजह से उनके शरीर में लोहे की अधिकता होने की वजह से उनकी जो बीमारी है उसको क्या कहते हैं? सिडेरोसिस। तो यहां पर ज्योग्राफी के साथ साथ 2 जनरल साइंस के क्वेश्चन याद रखने कि लोहे की कमी की बीमारी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। लोहमयता की बीमारी को क्या कहा जाता है? सिडेरोसिस। विश्व की कौन सी जनजाति लोहमयता से पीड़ित है? बंटू। एक तो लोहांश कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। इसके बाद राजस्थान में लोहे के प्राप्ति स्थान। तो राजस्थान में लोहे की प्राप्ति स्थान में नंबर 1 मोरिजा बानोल। पहला कौन सा? मोरिजा बानोल। भट्टों की गली और बागावास, ये सारे के सारे जयपुर के स्थान है। मोरिजा बानोल, भट्टों की गली और बागावास। राजस्थान के सबसे बड़े, वर्तमान में राजस्थान की सबसे बड़ी मैकेनाइज्ड खदान कौन सी है? मोरिजा बानोल। राज्य की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खदान या मैकेनाइज्ड माइंस कौन सी है? तो
मोरिजा बानोल, जयपुर। नंबर 2, परीक्षा में मैचिंग के लिए अक्सर पूछी जाती है, नाथरा की पाल एवं, इस नाम से तो पता चल जाएगा ना, थूर हुंडेर, उदयपुर। ध्यान रहे, राजस्थान में लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार उदयपुर जिले में, वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन जयपुर से। इसके बाद नंबर 3, नीमला रायसेना, और नीमला रायसेना दौसा। इसके बाद नंबर 4, नीम का थाना, किस जिले में, सीकर। इसको भी डिस्ट्रिक्ट बना दिया था पहले, सीकर। नीम का थाना कहां पर, सीकर। इसके बाद डाबला सिंघाना, एक तो खेतड़ी सिंघाना को हम पढ़ते हैं झुंझुनू में, और डाबला सिंघाना भी कहां पर, झुंझुनू में। खेतड़ी सिंघाना कॉपर के लिए फेमस है, तो डाबला सिंघाना किसके लिए फेमस है, आयरन के लिए। इसके बाद नंबर 6, पूर्व बनेड़ा। इसके बाद 2 और क्षेत्र हैं पूर्व बनेड़ा के बाद, धूलखेड़ा और झिपिया खेड़ा। ये पूछे जा सकते हैं। मैंने पहले भी आपको शायद बताया होगा कि अभी आरआर कुछ किसने खरीदा है, क्रिकेट वगैरह देखते हो कि नहीं देखते हो, राजस्थान रॉयल्स को आशीष मित्तल, और आशीष मित्तल के पिताजी का नाम लक्ष्मी निवास मित्तल, स्टील किंग ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी। लिखवाया था ना मैंने अपनी परियोजना, शेखावटी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए। विश्व की सबसे बड़ी आयरन कंपनी आर्सेलर मित्तल के मालिक लक्ष्मणगढ़ चूरू, ठीक है। तो ये पूर्व बनेड़ा, धूलखेड़ा और झिपिया, ये सारे के सारे भीलवाड़ा में, और ये सारे के सारे ब्लॉक आवंटित हुए थे कांग्रेस के समय आयरन ओर के उत्पादन के लिए। और उस समय तात्कालिक कांग्रेस के सांसद थे जिनका नाम है नवीन जिंदल, और नवीन जिंदल को आवंटित हुए थे। बीजेपी सरकार आती है, आवंटन को समाप्त कर देती, और इसलिए भीलवाड़ा में राजस्थान का एकमात्र आयरन एंड स्टील प्लांट जिंदल सो लिमिटेड के नाम से कारखाना खुल रहा था, वो खटाई में पड़ जाता है। फिर क्या करते हैं, नवीन जिंदल कांग्रेस से थे राज्यसभा सांसद, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब पार्टी आए कब तक आए क्या भरोसा। उन्होंने क्या किया, हरियाणा से बीजेपी ज्वाइन कर ली और हरियाणा से वापस लोकसभा सदस्य बन गए, क्योंकि पार्टियां बड़ी नहीं है, बिजनेस बड़ा है। और इसलिए कहीं एग्जाम में कोई याद दिला सकता है कि ये किसके, तो नवीन जिंदल की कंपनी को आवंटित है, जिंदल सो लिमिटेड को। क्योंकि रीट में इसलिए पूछा था, रीट की परीक्षा में पूछा हुआ था डोलवी महाराष्ट्र का, क्योंकि 4 जगह उनको आवंटित हुए थे, चारों सरकार ने कैंसिल कर दिए थे। तो एक तो राजस्थान में आयरन ओर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा, जयपुर। सर्वाधिक भंडार कहां पर, उदयपुर में। जयपुर के क्षेत्र मोरिजा बानोल, भट्टों की गली और बागावास। नाथरा की पाल एवं थूर हुंडेर कहां पर, उदयपुर में। राज्य के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडार नाथरा की पाल, उदयपुर। इसके बाद नीमला रायसेना कहां पर, दौसा। नीम का थाना सीकर, डाबला सिंघाना झुंझुनू। और नवीन अगर पूछे कि नए स्थान कौन कौन से, तो पूर्व बनेड़ा, धूलखेड़ा और झिपिया खेड़ा, सारे के सारे कहां पर है, भीलवाड़ा, जो जिंदल समूह को आवंटित है। लिख दे आयरन को, लिखें लोहा,
ठीक है, ये लिखवा के छोड़ दूंगा, ठीक है, टाइम हो गया। लिखें, लौह अयस्क 4 प्रकार का, लौह अयस्क 4 प्रकार का। नंबर 1 मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। लोहांश की मात्रा 72% से अधिक, लोहांश की मात्रा 72% से अधिक। राजस्थान में ये नहीं पाया जाता है, राजस्थान में ये नहीं पाया जाता। नंबर 2 हेमेटाइट, लोहांश की मात्रा 60 से 70%। इसी अयस्क का उत्पादन होता है, इसी अयस्क का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन इसी का होता है, इसी अयस्क का उत्पादन होता है। नंबर 3 लिमोनाइट, आयरन की मात्रा 40 से 60%। पीले रंग का लौह अयस्क, पीले रंग का लौह अयस्क। इसके बाद नंबर 4 सीडेराइट, सीडेराइट। लोहांश की मात्रा अत्यधिक कम होने के कारण, लोहांश की मात्रा अत्यधिक कम होने के कारण इसका उपयोग नहीं होता है, इसका उपयोग नहीं होता है। नोट करके लिखो, लोहे की कमी की बीमारी, लोहे की कमी की बीमारी एनीमिया, लोहे की कमी की बीमारी एनीमिया। लोहे की अधिकता की बीमारी सिडेरोसिस, लोहे की अधिकता की बीमारी सिडेरोसिस। सिडेरोसिस नोट करके लिखो, अफ्रीका में निवास करने वाली, अफ्रीका में निवास करने वाली बंटू जनजाति, अफ्रीका में निवास करने वाली बंटू जनजाति इस बीमारी से पीड़ित है, बंटू इस बीमारी से पीड़ित है। इसके बाद लिखो प्राप्ति स्थान, प्राप्ति स्थान, प्राप्ति स्थान। नंबर 1 जयपुर, जयपुर।
और जयपुर में लिख दो मोरिजा बानोल, मोरिजा बानोल। भट्टो की गली और बागावास, बागावास। नंबर 2 उदयपुर, उदयपुर। नाथरा की पाल, नाथरा की पाल एवं थूर हुंडेर, नाथरा की पाल एवं थूर हुंडेर। नंबर 3 दौसा, नीमला रायसेना, नीमला रायसेना। इसके बाद सीकर, सीकर नीम का थाना, नीम का थाना। इसके बाद झुंझुनू, डावला सिंघाना, डावला सिंघाना। इसके बाद भिलवाड़ा, पूर बनेड़ा, धूलखेड़ा और झीपिया खेड़ा लिखना पीछे, झीपिया खेड़ा, धूलखेड़ा और झीपिया खेड़ा। ब्रैकेट में लिख देना नए भंडार, नए भंडार है इसलिए पूछे जा सकते हैं। नए भंडार लिख दिया? हाँ, नए भंडार। नोट करके लिखो, वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन मोरिजा बानोल क्षेत्र, सर्वाधिक भंडार मोरिजा बानोल क्षेत्र, सॉरी, सर्वाधिक उत्पादन मोरिजा बानोल क्षेत्र जयपुर। जबकि सर्वाधिक भंडार, सर्वाधिक भंडार नाथरा की पाल, नाथरा की पाल उदयपुर, नाथरा की पाल उदयपुर। नोट करके एक और चीज लिख दो, भिलवाड़ा के लौह अयस्क क्षेत्र, भिलवाड़ा के लौह अयस्क क्षेत्र जिंदल समूह को आवंटित है, जिंदल ग्रुप, जिंदल समूह को आवंटित है। नवीन जिंदल की कंपनी है जिंदल समूह, ठीक है। आगे कल बात करता हूं।